हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल जेक अपडेट एंड एजुकेशन पर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विद्युत मोटर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। यह टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर साल इस पर सवाल पूछे जाते हैं। बात करें तो यह वीडियो कौन देख सकते हैं, तो यह वीडियो CBSE और जैक बोर्ड दोनों बोर्ड के छात्र देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोगों ने मुख्य रूप से जैक बोर्ड के छात्रों पे ज़्यादा ध्यान दिया है। हम लोगों ने जो लैंग्वेज होता है वो हिंदी में लिख के आया है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो CBSE बोर्ड और जैक बोर्ड दोनों के लिए सिमिलर है। तो CBSE बोर्ड के भी छात्र यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं क्योंकि दोनों बोर्ड के छात्रों के लिए कॉन्सेप्ट सेम ही रहने वाला है। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हम लोग मोटर पे डायरेक्ट बात ना करके कुछ उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, जिससे विद्युत मोटर के बारे में पढ़ना और भी आसान हो जाए। तो चलिए अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है? तो यह कहता है जब किसी चालक तार में से विद्युत धारा गुजारी जाती है तो यह तार एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। यह घटना विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाती है। यहाँ पे घटना होगा, ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि जब किसी चालक तार में से विद्युत धारा गुजारी जाती है तो यह एक चुंबक की भांति कार्य करता है। आपके लिए कुछ नए टर्म्स होंगे जैसे चालक तार, विद्युत धारा और चुंबक। तो चुंबक के बारे में अभी इसके बाद हम लोग बात करेंगे। चालक तार के बारे में एक बार देख लेते हैं कि चालक तार क्या होता है। तो वैसी तारें जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित करती है, मतलब अपने में से विद्युत धारा गुजरने देती है। जैसे हम लोग घर में बल्ब और पंखा चलाने के लिए तांबे का तार का उपयोग करते हैं, पोलों में एल्युमिनियम वायर का उपयोग किया जाता है और हर जगह पे अलग अलग प्रकार के वायरों का उपयोग किया जाता है। तो उसे चालक तार कहते हैं जिसमें से विद्युत धारा गुजरती है। तो वैसी तार है जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, चालक तार कहलाती है। अब सर विद्युत धारा क्या है? आप विद्युत धारा का नाम हर बार ले रहे हैं, तो विद्युत धारा का डिफिनेशन क्या कहता है? विद्युत धारा का मतलब होता है आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मैथमेटिकली बात करें तो I बराबर हो जाएगा Q/T। इसे एक एग्जाम्पल से समझे तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, मान ऐसे तार को हम एक नदी मान सकते हैं और जो उसमें पानी प्रवाह हो रहा है, जो पानी बह रहा है, उसे हम आवेश मान सकते हैं। पानी को हम लोग आवेश मान सकते हैं, ठीक है। इमेजिन कर रहे हैं हम लोग ताकि हमें आसानी से समझ सके। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो एक नदी है जिसमें से जो पानी बह रहा है वो 5 लीटर पानी, इस बैरियर को मान लेते हैं, ये एक निशानी है। इस बैरियर को 5 लीटर पानी 1 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, ठीक है। उसी प्रकार मान लेते हैं ये नदी है जो वायर है और ये जो पानी फ्लो कर रहा है वो आवेश है। तो हम लोग आवेश का SI मात्रक कूलम होता है, तो हम लोग इसी प्रकार बोलेंगे 5 कूलम आवेश जो है वो 1 सेकंड में प्रभावित हो रहा है। तो ये हो जाएगा 5 कूलम पर सेकंड। तो कूलम पर सेकंड को 5 एम्पियर कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग इसको समझ सकते हैं विद्युत धारा को। तो विद्युत धारा का डेफिनेशन होता है आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा करते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि चुंबक किसे कहते हैं? चुंबक किसे कहते हैं? एक ऐसा पदार्थ जिसमें लोह, कोबाल्ट, निकेल आदि पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, चुंबक कहलाता है। चुंबक कहलाता है मतलब बोल रहा है कि एक ऐसा पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो सकता है, ठीक है। पदार्थ मतलब कोई भी वस्तु जिसमें लोहे, कोबाल्ट, निकेल आदि पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे अगर उस पदार्थ के नज़दीक अगर हम लोहे को ले जाएंगे या कोबाल्ट या निकेल जैसे वस्तुओं को, तो वो उसे अपनी ओर खींच लेगा। मान लेते हैं कि ये एक चुंबक है, ये कोई पदार्थ है, ठीक है। इसके पास हम लोग लोहा लेके गए, तो अगर ये इसे अपनी ओर खींच लेता है, अगर वो खींच लेता है तो वो चुंबक होगा, और नहीं खींचता है मतलब वो चुंबक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट और निकेल को भी अपनी ओर आकर्षित करेगा। वैसे तो सभी लोगों ने, मुझे लगता है सभी लोगों ने यहाँ पे चुंबक तो देखा ही होगा, ठीक है। आगे क्या कहता है? नेक्स्ट बात है कि एक छड़ चुंबक को जब स्वतंत्र अवस्था में लटकाया जाता है तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ही ठहरता है। ये चीज़ें बहुत कम ही लोगों को पता होगा। यह स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर ये चुंबक है
स्वतंत्र अवस्था का कहने का मतलब है कि वो फ्रीली किधर भी घूम सकता है, उसे घूमने में कोई बाधित नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर ये चुंबक है, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अगर इसे हम स्वतंत्र रूप से लटकाएं तो इसका जो नॉर्थ पोल होगा वो हमारे नेचर के साउथ पोल की ओर आ जाएगा, और इसका जो साउथ पोल होगा वो नॉर्थ पोल की ओर आ जाएगा। अब इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न वही है कि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, आप लोगों ने भी सुना होगा कि विपरीत ध्रुव जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। इसी प्रकार यहाँ चुंबक का जो उत्तरी दक्षिणी ध्रुव है और हमारा उत्तरी ध्रुव एक साइड आ जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे को आकर्षित करेगा, और चुंबक का उत्तरी ध्रुव हमारे दक्षिणी ध्रुव की ओर चला जाता है। इसका रीज़न यही है। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो वैसा क्षेत्र जिसमें चुंबक द्वारा लगाए गए आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को अनुभव किया जा सके। मानते हैं कि एक चुंबक है, ठीक है, चुंबक है। अगर हम इसके आसपास लोहे को रखते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं एक लोहे को रखें, ठीक है, यहाँ पे एक लोहा है, और मान लेते हैं कि इतना दूर के एरिया में ये फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अगर इस यहाँ पे अगर हम किसी वस्तु को रखते हैं तो ये चुंबक उसे अपनी ओर खींच लेता है, तो यही इसका चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। इसके भीतर रखेंगे तो वो उसे अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो ये इसका डिफिनेशन हो जाएगा वैसा क्षेत्र जहाँ पे किसी वस्तु को रखने पर वस्तु पे या तो आकर्षण बल लगे, या तो वो उसे अपनी ओर खींचेगा, या तो उसे दूर धकेलेगा, तो उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है विद्युत मोटर को समझने के लिए, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होते हैं? जब एक ड्राइंग बोर्ड पर छड़ चुंबक के निकट लोह चुन को फैलाया जाता है तो लोह चुन कई रेखाओं के अनुदिश संरेखित हो जाती है। ये रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। दिक्सूचक का उत्तरी ध्रुव चुंबकीय रेखाओं के अनुदिश गमन करता है। यहाँ पे कुछ टर्म है, जैसे दिक्सूचक का होता है मतलब होता है कंपास। कंपास मतलब जो हमें दिशा के बारे में बताता है, ठीक है। और यहाँ पे है अनुदिश संरेखित हो जाता है। अनुदिश संरेखित हो जाता है मतलब के अनुसार। अगर एक रेखा ऐसे है तो दो दूसरा रेखा होगा वो भी इसी के अनुदिश मतलब इसी के अनुसार संरेखित हो जाएगा, मतलब इसे विभाजित नहीं करेगा लेकिन इसी के पैरेलली मूव करेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या बोलते हैं? जब एक ड्राइंग बोर्ड पर छड़ चुंबक के निकट लोह चुन को फैलाया जाता है तो लोह चुन कई रेखाओं के अनुदिश संरेखित हो जाती है। इस वीडियो में हम लोग देखें, इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि एक हमारा चुंबक है, यहाँ पे हम लोगों ने लोह चुन को रखा तो ये कई रेखाओं के अनुदिश संरेखित हो गया। देखिए यहाँ पे ये इसके अनुदिश संरेखित हो गया, मतलब ये इसे विभाजित नहीं करता है, मतलब पैरेलली लाइनें बहुत सारी बन गई है, ठीक है। ये है ना, इसी को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। यहाँ पे बताया गया है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होकर दक्षिणी ध्रुव में विलीन होती है। ये बाहर है, बाहर की बात है, चुंबक के बाहर की ये बात है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चुंबक के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में विलीन होती है। और चुंबक के अंदर की बात करें तो चुंबक के अंदर ये चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। यहाँ पे दिखाया गया है जैसे दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की होती है चुंबक के अंदर, और बाहर बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होकर दक्षिणी ध्रुव में विलीन होती है। तो ये देखेंगे कि एक ये बंद आकृति का निर्माण करती है, यहाँ से निकलती है और यहाँ पे ये बंद आकृति का निर्माण करती है। तो ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या एक बंद आकृति का निर्माण करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, ठीक है। और यहाँ पे और क्या लिखा गया था? ये रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती है, ठीक है। दिक्सूचक का उत्तरी ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश गमन करता है। यहाँ पे अनुदिश नहीं होगा, अनुदिश होगा। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है? दिक्सूचक का मतलब होता है कंपास, ये तो हम लोगों ने देख लिया। दिक्सूचक का मतलब होता है कंपास। अगर हम कंपास की बात करें, ये रहा कंपास, ठीक है।
और ये मान लेते हैं उसकी सुई है, ठीक है। ये रहा, सॉरी, मान लेते हैं ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। अगर हम इस कंपास को अगर यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, अगर यहाँ पे हम रखेंगे, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इसका जो दिक् सूचक का जो उत्तरी ध्रुव है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश गमन करता है। इसका कहने का मतलब है अगर इस कंपास को अगर हम यहाँ रखते हैं तो इसका जो ये वाला क्या चीज़ बोलते हैं कंपास, ये जो पिन है, सुई जो है, वो सुई जो है उत्तरी ध्रुव की ओर गमन करेगा। मतलब अगर इस कंपास को हम यहाँ पे रखें, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, अच्छा रहेगा यहीं पे, इस कंपास को यहाँ रखें तो इसका जो सुई है वो इधर की ओर दिखाएगा, ठीक है। मोटा कर लेते हैं, इसका जो सुई है वो इधर की ओर इंगित करेगा क्योंकि इसका चुंबकीय क्षेत्र रेखा हम लोग देख रहे हैं कि इधर से होके इधर की ओर आ रहा है। तो जो कंपास का सुई है इधर की ओर दिखाएगा। जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिक् सूचक का उत्तरी ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश गमन करेगा। मतलब अगर हम दिक् सूचक को यहाँ पे रखेंगे तो इसका जो सुई है इधर, हम लोग जानते हैं उत्तर की ओर, इधर की ओर इंगित करेगा, ठीक है। इधर उत्तर होगा, इधर की ओर इंगित करेगा, ठीक है। इसे आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। अगर हम किसी चुंबक को ले लें, ठीक है, अगर आप कोशिश कीजिएगा घर में, अगर आपके चुंबक होगा, ठीक है, तो एक चुंबक को लीजिएगा और कंपास तो नहीं होगा, अगर फ़ोन का तो वर्क नहीं करेगा वैसे, ठीक है, रियल का कंपास चाहिए। इसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। वैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव रूप में लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा गया है ये सवाल, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण व दिशा दोनों होता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जिसके अनुदिश दिक् सूचक का उत्तरी ध्रुव उस क्षेत्र के भीतर गमन करता है। सदिश राशि का मतलब क्या होता है? सदिश राशि वैसी भौतिक राशि, भौतिक राशि मतलब क्या होता है? भौतिक राशि वैसी राशियाँ, वैसी चीज़ें जिसे हम माप सकते हैं। जैसे अगर हम किताब की लेंथ की बात करें तो हम बोलेंगे कि ये 20 सेंटीमीटर चौड़ा है, 30 सेंटीमीटर लंबा है। आपके मोटापे की बात करें तो बोलेंगे कि आप 30 सेंटीमीटर आपका मोटापा है। तो ये हो जाती है भौतिक राशियाँ, वैसी राशियाँ जिसे हम माप सकते हैं। और भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है, एक सदिश राशि, एक अदिश राशि। सदिश राशि वैसी राशियाँ होती है जिसमें परिमाण व दिशा दोनों होता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी में दिशा और परिमाण दोनों होता है। वहीं स्पीड की बात करें तो स्पीड एक अदिश राशि है क्योंकि उसमें सिर्फ परिमाण होता है। आशा करते हैं आपको सदिश राशि तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहते हैं? किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जिसके अनुदिश दिक् सूचक का उत्तरी ध्रुव गमन करता है। हम लोगों ने बात किया ना कि अगर हम यहाँ पे दिक् सूचक को रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर हम दिक् सूचक को रखेंगे तो दिक् सूचक का जो उत्तरी ध्रुव है इस इधर की ओर इंगित करेगा क्योंकि देखेंगे कि यहाँ पे इसका जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है इधर की ओर है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होकर दक्षिणी ध्रुव में विलीन होती है। तो बाहर की ओर इसका चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। और भीतर की ओर दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाएगा। तो भीतर की ओर चुंबक के भीतर इधर की डायरेक्शन होगा और चुंबक के बाहर इधर होगा। याद रखेंगे कि ये एक बंद आकृति है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव में विलीन होती है। ये जो स्टेटमेंट है विद्युत मोटर में काम आएगा, आप इसका वर्क देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला है, ठीक है, टेस्ला है। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा टेस्ला। आगे बढ़ते हैं। और विद्युत मोटर को समझने के लिए अगर आप ये टॉपिक को नहीं समझते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग पूरा अपना कंसंट्रेशन यहाँ पे ध्यान देंगे कि फ्लेमिंग का वामहस्त नियम क्या कहता है। तो इस नियम के अनुसार क्या कहता है? इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ, यहाँ पे ध्यान देंगे कि बाएं हाथ का बात किया गया है। अगर आप अपने दाहिने हाथ का उपयोग करते हैं तो आपका आंसर गलत आएगा। तो यहाँ पे बोलता है इस नियम के अनुसार यदि आप अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित करते हैं तो अंगूठा चालक द्वारा अनुभव किए गए लागू बल की दिशा की ओर इंगित करता है। इसे हम समझाते हैं आपको। मान लेते हैं ये आपका बायां हाथ है और ये अंगूठा है, ठीक है।
ये आपका तर्जनी है, अंगूठे के जस्ट बगल की उंगली को तर्जनी कहते हैं। और ये आपका मिडिल फिंगर मतलब मध्यमा है। आप इसे एक दूसरे को परपेंडिकुलर व्यवस्थित करेंगे। आप इसे करके देखेंगे जैसा कि फिगर में दर्शाया गया है, ठीक है। यहाँ पे मिटा देते हैं। जैसा कि फिगर में दर्शाया गया है, इसे एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित करेंगे। तो यह स्टेटमेंट क्या कहता है, अगर तर्जनी आपके चुंबकीय क्षेत्र की ओर इंगित कर रहा है और जो मध्यमा है वो धारा की दिशा की ओर बता रहा है, तो जो अंगूठा होगा वो वस्तु पर जो बल लगेगा उसकी ओर इंगित करेगा। अब सर ये बल लगेगा ही क्यों, ये बल क्यों लगेगा, इसके बारे में भी अगर हम आगे बात करते हैं कि ये बल क्यों लगेगा। क्यों, जब हम चुंबकीय क्षेत्र में धारा को प्रभावित करेंगे तो वस्तु पर बल क्यों लगेगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा जो हम लोगों ने पहला स्टेटमेंट पढ़ा था, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। हम लोगों ने क्या पढ़ा, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आगे वहीं पे बात करते हैं, ठीक है। एक खाली पेज ले लेते हैं, खाली पेज नहीं है, चलिए ठीक है, यहीं पे बात कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब किसी चालक तार में से विद्युत धारा गुजारी जाती तो वो एक चुंबक के भांति व्यवहार करने लगती है। मतलब वो एक दूसरे को या तो अगर वो चुंबक के भांति व्यवहार करने लगती है मतलब उसे हम चुंबक मान सकते हैं। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र में एक दूसरे चुंबक, अगर हम दो चुंबक को आसपास रखेंगे तो या तो उसे अपनी रिपेल करेगा या तो आकर्षित करेगा। तो देखो धारा जो तार है वो तो एक चुंबक नहीं है, वो एक लंबा होगा और धारा की दिशा इधर की ओर होगी। तो हम लोग बात करेंगे कि जो ये वस्तु है जिसमें धारा प्रभावित हो रही है उसमें बल किधर की ओर लगेगा। अगर ये दो चुंबक होता तो हम लोग आसानी से बोल देते कि इसका अगर नॉर्थ पोल है तो इसे रिपेल करेगा, और अगर ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है तो ये इसे आकर्षित करेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक तार है, एक चुंबक है, मान लेते हैं इसका नॉर्थ पोल है, एक तार है जिसमें विद्युत धारा इधर की ओर प्रभावित हो रहा है। तो बोल रहा है कि इसमें बल किधर की ओर लगेगा, तार पे बल किधर की ओर लगेगा। तो इसमें जो बल लगेगा उसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए हम लोग का फ्लेमिंग का वामहस्त के नियम को पढ़ते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लेमिंग के वामहस्त नियम का उपयोग क्या है, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार फिर से ध्यान दे लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि अगर हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित करते हैं, जहां तर्जनी हमारा चुंबकीय क्षेत्र की ओर इंगित कर रहा हो और मध्यमा धारा की दिशा की ओर इंगित कर रहा हो, तो जो वस्तु पर जो बल लगेगा उसकी दिशा हमें अंगूठा बताएगा कि वस्तु पर बल किस दिशा की ओर लगेगा। चलिए इस पे कुछ सवाल कर लेते हैं। ये जो सवाल है, पहला जो सवाल है ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, जो कि हर साल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और बाकी जो सवाल है इसे हमने खुद से बनाया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पे बात करते हैं, ये बोलता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की ओर है, ठीक है, जैसा कि फिगर में दर्शाया गया। और जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है इधर की ओर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो हो रहा है इधर की ओर हो रहा है। अब हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिधर प्रभावित होता है धारा की दिशा उसके विपरीत होती है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर की ओर प्रभावित हो रहा है, ठीक है, तो धारा की दिशा किधर की होगी, इसके विपरीत, मतलब इधर की ओर होगी। तो यहाँ पे इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में इसीलिए पूछा जा रहा है क्योंकि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे धारा की दिशा किधर की ओर हो जाएगी, यहाँ पे धारा की दिशा इधर की ओर हो जाएगी और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की हो जाएगी, इधर की ओर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये एक दूसरे के लंबवत है कि नहीं। तो यहाँ पे हम अपने तर्जनी स्टेटमेंट को याद करेंगे। यहाँ पे धारा की दिशा इधर की ओर है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की ओर है। तो हमारा फ्लेमिंग का वामहस्त नियम क्या कहता है, हम अपने अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि एक दूसरे को लंबवत हो, जहाँ तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र की ओर दर्शाता हो और मध्यमा धारा की दिशा की ओर। इसे आप हाथ में करके देखेंगे। अगर हम इसे रखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर की ओर है। तो इसको तर्जनी को आप उधर की ओर करेंगे, आप करके देखेंगे, ठीक है। तर्जनी को इधर की ओर करेंगे, तर्जनी को अपने, और जो ये है मध्यमा को आप चुंबकीय क्षेत्र नहीं, तर्जनी को आपको इधर करना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर तर्जनी दिखाता है, मतलब आपको इधर करना है। और जो आपका मध्यमा है वो धारा की दिशा की ओर दिखा रहा है, तो इसे इधर की ओर करना है, ऊपर की ओर, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो हमारा रिजल्टेंट है, आप इसे करके देखेंगे, ठीक है, हम भी करके देख रहे हैं। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो नीचे की ओर आएगा। अगर आप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पर जो फोर्स होगा
वो इसके परपेंडिकुलर ये है, इसके परपेंडिकुलर ये नीचे की ओर आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जो बल लगेगा वो सीट की अंदर की ओर हो जाएगा। आप इसे बुक में देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा शायद सी या बी ऑप्शन था, ठीक है। वहाँ पे आप जाके देख लेंगे कि इस पे जो रिजल्टेंट बल लगेगा वो सीट के अंदर की ओर लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल में क्या है, नेक्स्ट सवाल में धारा की दिशा इधर की ओर है। इतने सारे सवाल इसीलिए लेके आए ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। आप इसे हाथ में करके देखेंगे तभी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की ओर है, तो हमारा फ्लेमिंग का वामस नियम क्या कहता है, हम अपने अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि ये एक दूसरे के लंबवत हों। ये स्टेटमेंट बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये धारा की दिशा की ओर दिखा रहा हूँ, तो ये जो अंगूठा है हमें बल की दिशा की ओर बताएगा। तो हमारा धारा की दिशा किधर की ओर है, यहाँ पे धारा की दिशा ऊपर की ओर है, ठीक है। तो अपने मध्यमा को ऊपर की ओर रखेंगे, ठीक है, अपने मध्यमा को ऊपर की ओर रखेंगे और जो तर्जनी है उसे इधर की ओर रखेंगे। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर दिखा रहा है, तो आप इसे ऐसा करेंगे तो इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो ऊपर की ओर आएगा। जब आप करके देखेंगे तो आपको तो पता चलेगा कि इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो ऊपर की ओर आएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट बचता है तो इसमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ठीक है। आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे और आपको आंसर ज़रूर दिया जाएगा कमेंट सेक्शन में, आपको अगर कोई डाउट होगा तो। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल में देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सेम है, हम लोग धारा की दिशा बदल दिए। तो देखते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हम धारा की दिशा को बदल देते हैं तो इस पर क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे भी देखेंगे कि इस सवाल में भी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सिर्फ बदल दिए थे, तो अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल देते हैं तो बल की दिशा भी बदल जाती है। तो यहाँ पे भी एक बार देख लेते हो कि धारा की दिशा बदलने पे क्या होता है। इसमें धारा की दिशा नीचे की ओर है और इस सवाल में हम देखेंगे कि धारा की दिशा ऊपर की ओर था। तो अगर आप देखेंगे कि फ्लेमिंग का वामस नियम क्या कहता है, इसे आप रट लें, ठीक है। ये क्षेत्र की ओर दिखा रहा है, ये धारा की दिशा की ओर दिखाएगा, तो ये बल की दिशा की ओर इंगित करेगा। तो आप अपने तर्जनी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, तर्जनी आपका किधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा। तर्जनी आपका इधर की ओर होगा और जो मध्यमा है वो इधर की ओर होगा, मध्यमा आपका इधर की ओर होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा वो नीचे की ओर आएगा। इस सवाल में रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा वो नीचे की ओर आएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको ये भी सवाल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जो भी बच्चे यहाँ तक देख रहे हैं वीडियो, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर है और धारा की दिशा इधर की ओर है। इतने सारे सवाल इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। धारा की दिशा इधर की ओर है तो इस पर जो बल लगेगा तो वो किधर की ओर होगा। अब हम फिगर नहीं बनाएंगे, आप लोग याद करने की कोशिश करेंगे। तर्जनी हमारा क्षेत्र की ओर दिखा रहा था, क्षेत्र की ओर इंगित कर रहा था, और जो मध्यमा था वो धारा की दिशा की ओर इंगित कर रहा था। तो अगर हम देखेंगे तो तर्जनी हमारा किधर की ओर आएगा, तर्जनी हमारा ऊपर की ओर आ जाएगा और जो मध्यमा है वो इधर की ओर आ जाएगा। आप ऐसे व्यवस्थित करेंगे अपने आप उंगली को, तो आप देखेंगे कि जो इस पर फोर्स लगेगा, जो धारा, ये जो वायर है, फोर्स किस पे लगेगा, इस वायर पे लगेगा। तो इस वायर पे जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है उसे ऊपर की ओर ढकेलेगा तार को, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल में देखेंगे कि अगर धारा की दिशा नीचे की ओर है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की ओर है तो जो ये वस्तु मतलब जो वायर है उस पर फोर्स किधर की ओर लगेगा। तो यहाँ पे देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर कौन इंगित कर रहा था, हमारे साथ बोलेंगे तर्जनी इंगित कर रहा था, ठीक है। तो हमारा तर्जनी किधर रहेगा, तर्जनी हमारा इधर रहेगा, तर्जनी को हम इधर रखेंगे और जो मध्यमा है वो इधर की ओर रखेंगे। तो हम लोग देखेंगे जो फोर्स आएगा वो नीचे की ओर आएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा नीचे की ओर। और बाकी जब जो सवाल बचे F और G, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। F और G का सवाल आपका कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करने का रहेगा। तो आपका होमवर्क क्या रह गया, एक B नंबर का सवाल, F नंबर का सवाल और G नंबर का सवाल। ये इसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। मैं पर्सनली हर एक कमेंट को रीड करूँगा, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे। अब देखते हैं इसका विद्युत मोटर में क्या कह रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये एक वायर है जिसमें विद्युत धारा की दिशा इधर की ओर है, ठीक है, और हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की ओर, सॉरी
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की ओर है, ठीक है। वायर हम लोग ए बी की बात करेंगे, आगे हम लोग वायर ए बी की बात करेंगे, ठीक है। ए बी वायर में धारा की दिशा ऊपर की ओर है ना, तो इस पे फोर्स किधर की ओर लगेगा, इस पे फोर्स नीचे की ओर लगेगा। आप अपने मध्यमा और तर्जनी को करके देखेंगे, ठीक है। इस पे फोर्स जो लगेगा ऊपर की ओर लगेगा। धारा की दिशा की ओर कौन दिखा रहा था, धारा की दिशा की ओर मध्यमा दिखा रहा था, और जो हमारा तर्जनी था वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर दिखा रहा था। तो ऐसे करने पे हम लोग जो आएगा, इस पे फोर्स ऊपर की ओर आएगा, सॉरी नहीं एक बार देख लेते हैं। हाँ, इस पे जो फोर्स आएगा वो ऊपर की ओर आएगा, सॉरी एक बार मिस्टेक हो सकता है, आप भी अच्छे से करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे धारा की दिशा इधर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की ओर है, तो इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा ऊपर की ओर आएगा। अब इस पार्ट में बात करें तो इस पार्ट में क्या है, इस पार्ट में धारा की दिशा इधर की ओर है, सिर्फ धारा की दिशा बदल दी गई है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की ओर है। तो धारा की दिशा इधर की ओर है, मतलब मध्यमा हमारा इधर की ओर होगा, ठीक है। मध्यमा हमारा इधर की ओर होगा, और जो तर्जनी होगा वो इधर की ओर होगा, ठीक है। कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में। तर्जनी हमारा इधर की ओर होगा और मध्यमा आपका इधर की ओर होगा। तो आप करके देखेंगे, जब आप ऐसे करेंगे, ठीक है, तो आप पाएंगे कि इस पे जो फोर्स लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा, ठीक है, वो नीचे की ओर लगेगा, ठीक है। इसका आप काम विद्युत मोटर में है, तो आप इसे ध्यान से समझेंगे। तो सीडी भाग पे जो है वो फोर्स नीचे की ओर लगेगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ए बी पार्ट जो है उस पे फोर्स ऊपर की ओर लगेगा और सी डी पार्ट नीचे की ओर लगेगा। मतलब इससे अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये ऐसे रोटेट कर जाएगा, ऐसे रोटेट कर जाएगा ना, कि अगर इस पे फोर्स ऊपर की ओर लगेगा और इस पे फोर्स नीचे की ओर लगेगा तो ये ऐसे रोटेट कर जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल में बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की ओर है, और मान लेते हैं कि ये रोटेट करा, ऐसे रोटेट करा कि नहीं, ये ऐसे रोटेट करा, तो सीडी भाग जो है वो इधर की ओर आ गया, ठीक है। रोटेट करने के बाद जो सीडी भाग है इधर की ओर आ गया, और ए बी भाग जो है इधर की ओर चला गया, ए बी भाग इधर की ओर आ गया, और धारा की दिशा सेम रहा। तो धारा की दिशा किधर है, सीडी भाग में इधर की ओर है, और ए बी भाग में किधर की ओर है, धारा की दिशा इधर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर है। तो अब ए बी भाग में नीचे की ओर फोर्स लगेगा, जैसा कि यहाँ पे लग रहा था सीडी भाग में। अब तो यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको देख सके, ठीक है। और इस कंफर्म इस यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि सीडी में नीचे की ओर फोर्स लग रहा था और ए बी में ऊपर की ओर लगेगा। आधा रोटेट करने के बाद क्या कंडीशन होगा, आधा रोटेट करने के बाद सीडी भाग इधर की ओर आ जाएगा और ए बी भाग है वो इधर की ओर चला गया। आधा रोटेट करने के बाद ए बी भाग इधर की ओर आ जाएगा और सीडी भाग इधर की ओर चला जाएगा। तो आधा रोटेट करने के बाद कंडीशन ये रहने वाला है। अब देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सेम है, ठीक है। धारा की दिशा सी डी भाग में अब इधर की ओर होगी और ए बी भाग में इधर की ओर होगी, और चुंबकीय क्षेत्र इधर है। अब देखेंगे कि अब जो जिस भाग में पहले सी डी भाग में किधर की ओर नीचे की ओर फोर्स लग रहा था, अब सी डी भाग में ऊपर की ओर फोर्स लगेगा और ए बी भाग में नीचे की ओर फोर्स लगेगा, और ये फिर रोटेट करेगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि कौन किस पर, ए बी भाग ऊपर की ओर जाएगा कि नीचे की ओर जाएगा। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर क्या है, तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदल देती है। विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदल देती है, मतलब हम लोग विद्युत मोटर में जो ऊर्जा देते हैं वो विद्युत के रूप में देते हैं, और जो मोटर है वो हमें कार्य करके या तो हमें ऊर्जा के रूप में क्या देता है, हवा देता है, पानी हम लोग उससे पटाते हैं, और बहुत से कामों में विद्युत मोटर का उपयोग करते हैं। तो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदल देती है। आगे बढ़ते हैं। और विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो यहाँ पे देखिए, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र मतलब आपको बताया गया है, तो उसमें धारा प्रवाहित की जाती है। ये भी बताया गया है कि जब एक चालक तार में धारा प्रभावित करती है तो वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। आगे बढ़ते हैं की जाती है, तो यह चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र कुंडली पर बल लगाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र कुंडली पर क्यों बल लगाता है, कुंडली के बारे में हम लोग, कुंडली को आप एक वायर मान सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पीछे सवालों में डिस्कस किया कि नहीं। तो आप यहाँ पे अभी कुंडली को वायर मान ले, ठीक है। तो कुंडली पर बल लगाता है, इस बल की दिशा हम लोग फ्लेमिंग के वामहस्त नियम द्वारा दी जाती है। इस पे ऊपर तो हम लोगों ने 5-6 सवालों को पीछे डिस्कशन कर लिया है कि बल की दिशा कैसे
निकालते हैं, बल किस ओर लगता है, कैसे लगता है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन कर लिए। अब आपको ये टॉपिक बहुत ही आसान लगने वाला है जिन्होंने इससे पहले वीडियो को ध्यान से सुना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत मोटर की संरचना की बात करें तो विद्युत मोटर की संरचना चित्र में दर्शाया गया है। इसके प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। चित्र को आपको आगे दिखाएंगे। इसके प्रमुख भाग निम्नलिखित है। पहला भाग क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया कि नहीं? तो विद्युत मोटर में हम लोग शक्तिशाली चुंबक का प्रयोग करते हैं ताकि शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सके। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग में, आप इसे सुधार लेंगे, ठीक है। विद्युत मोटर में हम लोग शक्तिशाली चुंबक का उपयोग करते हैं ताकि शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सके। शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो जो वस्तु है उस पर ज़्यादा बल लगेगा। अगर हम शक्तिशाली चुंबक का प्रयोग करें और उसके पास अगर हम लोहे को लाएंगे तो वो अपनी ओर तेज़ी से उसे खींचेगा, ठीक है। अगर वहीं पे हम छोटे चुंबक को रखें और लोहे के पास रखें तो हो सकता है कि अगर लोहा बड़ा होगा तो वो उसे खींच भी ना पाए। इसीलिए हम लोग विद्युत मोटर में शक्तिशाली चुंबक का उपयोग करते हैं ताकि शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सके और मोटर तेज़ी से घूमे। अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? आर्मेचर या कुंडली। ये कुंडली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंडली का फिगर यहाँ पे दिखाया गया है कि कुंडली किसे कहते हैं। मोटर की क्षमता के अनुसार, मोटर की क्षमता के अनुसार मतलब अगर मोटर छोटा है तो हम लोग ऐसा नहीं है कि तार को लपेट लपेट के बहुत बड़ा बंडल बना देंगे, ऐसा नहीं। तो ये मोटर की क्षमता के अनुसार, अगर मोटर छोटा है तो हम लोग कुंडली भी छोटा रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हैं मोटर की क्षमता के अनुसार नरम लोहे की क्रोड पर नरम लोहे के टुकड़े पर रोही पॉलिश वाली मतलब कॉपर के वायर पे हम लोग देखते हैं कि नहीं, कॉपर पे जो पॉलिश होता है ये गोल्डन कलर का, उसे ही पॉलिश कहते हैं, ठीक है। तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है कि रोही पॉलिश क्या है। तो रोही पॉलिश वाली चालक तांबे की तार कई बार लपेट कर आयताकार कुंडली ABCD, यहाँ पे देखेंगे कि आयताकार कुंडली बनाया गया है। यहाँ पे आयताकार कुंडली बनाया गया कि नहीं, लपेट कर ABCD बनाते हैं जिसे आर्मेचर कहते हैं। इससे चुंबकीय के दोनों ध्रुवों के बीच मध्य रखा जाता है। इसे चुंबकीय क्षेत्र के दोनों ध्रुवों के मध्य रखा जाता है। इसे क्यों रखा जाता है आगे बात करते हैं। आशा करते हैं कि आपको कुंडली का मतलब समझ में आ गया होगा। कुंडली कुछ नहीं है, हम लोग तार को लपेट कर आयताकार कुंडली बनाते हैं जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। आप एक बार इसे जूम कर देते हैं ताकि आप देख सकें, ठीक है। ये तांबे की तार है, इसे लपेट कर एक आयताकार कुंडली बनाया गया, इसे ही कुंडली कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है विभक्त वलय। विभक्त वलय क्या होता है? विभक्त वलय क्या होता है? विभक्त वलय होता है दिक् परिवर्तक मोटर की कुंडली के सिरे ए व क्रमशः विभक्त वलय P व Q के संपर्क में रहते हैं। विभक्त वलय का मतलब होता है, यहाँ पे देख लेते हैं, मोटर का फिगर होगा, इसे हम लोग विभक्त वलय कहते हैं, ठीक है। आप इसे सिर्फ अभी नाम याद रखेंगे, इसके कार्य की हम लोग बात करेंगे अभी, ठीक है। इसे हम लोग विभक्त वलय कहते हैं। ये जो है ना, इसे विभक्त वलय कहते हैं, ठीक है। ये विभक्त वलय है। इस फिगर में बात करें तो इस फिगर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है ये विभक्त वलय है, ठीक है। इसे विभक्त वलय कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है? और ये जो है काला कलर का, ये इसे ब्रूस कहते हैं, ठीक है। इसे ब्रूस कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, ये नाम है, ठीक है। इसका कार्य क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कार्यविधि, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कम बच्चों को समझ में आता है। अगर इससे पहले के वीडियो अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो कार्यविधि आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आने वाला है। और हम लोगों ने सिमुलेशन का भी प्रयोग करेंगे इसको समझने के लिए, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि ब्रूस X व Y से संपर्क बनाए रखते हैं, ये ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे जब कार्यविधि पढ़ेंगे। बैटरी से चलकर विद्युत धारा कुंडली ABCD में प्रवेश करती है। कुंडली में विद्युत धारा की दिशा AB में A से B की ओर, CD में C से D की ओर होती है, जो कि परस्पर विरोधी है। अब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखें। चालक पर आरोपित बल की दिशा फ्लेमिंग के वामहस्त नियम द्वारा दी जाती है। देखिए यहाँ पे देखें, इस फिगर में गौर करें, ठीक है। इस फिगर पे आप ध्यान देंगे। इसी फिगर में ये रहा हमारा आयताकार कुंडली, ठीक है। ये रहा हमारा आयताकार कुंडली ABCD, जिसे चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में रखा गया है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। ये आयताकार कुंडली है जिसे चुंबक के ध्रुवों के बीच में रखा गया है। और ये रहा हमारा विभक्त वलय। ये जो है, ठीक है, ये हमारा विभक्त वलय है, ठीक है। और ये जो X लिखा हुआ है जहाँ पे ये जो
स्क्वायर के क्यूब के जैसे है, वो हमारा ब्रूस है। आप देखेंगे कि एक्स वाला जो ब्रूस है वो पी वाले विभक्त वलय के साथ संपर्क में है, और यहाँ पे देखेंगे कि वाई वाला जो ब्रूस है वो क्यू वाले विभक्त वलय के साथ में संपर्क में है। और ये रहा हमारा बैटरी यहाँ पे बैटरी है जहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि विद्युत धारा बैटरी से चलकर ब्रूस से आगे विभक्त वलय में, जो ब्रूस होता है वो विभक्त वलय के संपर्क में रहता है। अब विभक्त, और ये है धुरी, जो बाहर की ओर मोटर में जो लोहे निकले होते हैं जो कि घूमता है, उसी को धुरी कहते हैं, ठीक है। इसका नाम धुरी होता है, यही घूमता है। और जो विभक्त वलय होता है ये इसके साथ चिपके होता है। अगर धुरी घूमेगा तो विभक्त वलय घूमेगा, और विभक्त वलय के साथ संपर्क में कुंडली है तो कुंडली भी ऐसे घूमेगा, ठीक है। अगर धुरी ऐसे घूमा तो विभक्त वलय भी घूमेगा और धुरी भी घूमेगा, लेकिन जो ब्रश होता है वो घूमेगा नहीं, उसके धुरी के साथ संपर्क में रहेगा, ठीक है। विभक्त वलय के साथ संपर्क में रहेगा। एक्स वाला जो यहाँ पे जो ब्रश है वो पी वाले के विभक्त वलय के साथ संपर्क में है, और जो वाई वाला ब्रश है वो अभी क्यू वाले ब्रश के साथ में संपर्क में है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है कि जो विद्युत धारा है वो ए से बी की ओर प्रवाहित होती है। ए से ब्रूस एक्स के माध्यम से कुंडली ए बी सी डी में प्रवेश करती है, जहाँ ए बी में इधर की ओर होती है धारा की दिशा और सी डी में इधर की ओर होती है। और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर की ओर हो जाएगी। हम लोगों ने बात किया था कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है वो नॉर्थ से उत्पन्न होकर साउथ में विलीन होती है। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की ओर हो जाएगी, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की ओर हो जाएगी, और ए बी पार्ट में धारा की दिशा इधर की ओर है, और सी डी पार्ट में धारा की दिशा इधर की ओर है। तो आप फ्लेमिंग के वामहस्त नियम का उपयोग करें। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम क्या कहता था, तर्जनी हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर दर्शाएगा, और जो मध्यमा है वो धारा की दिशा की ओर। तो हम लोग ऐसे करेंगे, तो जो ए बी पार्ट है, सिरे है, ए बी सिरे पर फोर्स नीचे की ओर लगेगा और सी डी सिरे पर फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। तो ये कुंडली कैसे रोटेट करेगा, कुंडली ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। कुंडली साफ फिगर बनाते हैं। सी डी पे ऊपर की ओर फोर्स लगेगा और ए बी पे नीचे की ओर फोर्स लगेगा, और जो हमारा कुंडली है वो ऐसे रोटेट करेगा। कुंडली हमारा ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। जिन्होंने भी वीडियो ध्यान से पीछे देखा होगा तो उसे समझ में आया होगा। और कुंडली वैसे रोटेट करेगा मतलब धुरी भी रोटेट करेगा। अब धुरी रोटेट करेगा तो ये जो क्यू वाला है, क्यू वाला विभक्त वलय अब एक्स के संपर्क में आ जाएगा, क्योंकि घूमने के बाद क्यू वाला इधर आ जाएगा, और जो पी वाला विभक्त वलय है वो वाई के संपर्क में आ जाएगा। अब उसके बाद फाइनल सिचुएशन क्या होगा, आधा रोटेट होने के बाद, यहीं पे फिगर बनाना पड़ेगा, खाली पेज नहीं है, ठीक है। आधा रोटेट करने के बाद सिचुएशन हो जाएगा ऐसे कुछ, आधा रोटेट करने के बाद कुछ ऐसे हो जाएगा। ये जो सी डी वाला सिरा है वो सी यहाँ पे आ जाएगा, सी डी, और बी ए इधर की ओर आ जाएगा, ठीक है। अब सी डी में धारा की दिशा अब इधर की ओर होगी, और ए बी में धारा की दिशा इधर की होगी और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर की ओर है, धारा की दिशा इधर की ओर है। अब सी डी भाग में बल किधर लगेगा, सी डी भाग में बल अब नीचे की ओर लगेगा, और ए बी सिरे में भाग ऊपर की ओर लगेगा। उसके बाद ये फिर रोटेट करेगा, फिर ये रोटेट करेगा, ठीक है। ऐसे रोटेट करते रहेगा, ठीक है। फिर ऐसे रोटेट करेगा, फिर ए बी इधर आ जाएगा और सी डी इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर बल लगेगा तो फिर ऐसे रोटेट करेगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया, और उसी चीज़ को यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा गया है। एक बार पढ़ के सुना देते हैं, ठीक है। फिर से पढ़ लेते हैं, एक बार शुरू से पढ़ते हैं, ठीक है। कार्यविधि क्या कहता है, कार्यविधि कहता है कि बैटरी से चलकर विद्युत धारा कुंडली ए बी सी डी में प्रवेश करती है। कुंडली में विद्युत धारा की दिशा भुजा ए बी में ए से बी की ओर होती है तथा सी डी में सी से डी की ओर होती है, जो कि परस्पर विरोधी है। अब चुंबकीय क्षेत्र में इसे रखते हैं। हम लोगों ने देखा ना कि ए बी में धारा की दिशा इधर की ओर है, सी डी में धारा की दिशा इधर की ओर है, जो कि एक दूसरे के विपरीत है। चलकर अब इसे हम अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चालक पर आरोपित बल की दिशा फ्लेमिंग के वामहस्त नियम द्वारा दी जाती है। ये हम लोगों ने पीछे पढ़ चुका है, और हम लोगों ने निकालना भी सीख लिया है कि ए बी सिरा है उस पर फोर्स नीचे की ओर लगेगा और सी डी सिरा पे फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है।
जिसके परिणाम स्वरूप हम पाते हैं कि भुजा AB पर आरोपित बल अधोमुखी मतलब नीचे की ओर धकेलता है तथा CD पर आरोपित बल ऊपरी मुखी की ओर धकेलता है। ये अब हम लोगों ने बात कर लिया। आधा घूमने के बाद ब्रुश और विभक्त वलय द्वारा धारा की दिशा पलट जाती है। धारा की दिशा मतलब पलट जाती है मतलब जो Q वाला विभक्त वलय है अब X के संपर्क में आ जाएगा और जो P वाला विभक्त वलय है और Y के संपर्क में आ जाएगा। इसे आप एक बार ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, तो आपको अच्छे से तरीके से समझ में आएगा। तो जिससे धारा की दिशा अब जो CD में जो धारा की दिशा इधर की ओर थी, अब CD मान लेते हैं AB जो है अब वो CD बन जाएगा, तो अब धारा की दिशा इसमें इधर की ओर हो जाएगी, मतलब धारा की दिशा बदल जाएगी। तो अब CD में फोर्स पहले ऊपर की ओर लग रहा था, अब नीचे की ओर लगेगा, ठीक है। तो यहीं पे वही बोल रहे हैं यहाँ पे, जिसके परिणाम स्वरूप बलों की दिशा पलट जाती है, जिससे कुंडली का पार्श्व पहले ऊपर की ओर धकेला गया था और वह अब नीचे की ओर धकेला जाता है। जो सीढ़ी पहले जो ऊपर की ओर धकेला गया था, आधा घूमने के बाद सीढ़ी नीचे की ओर धकेला जाता है, वही यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। तथा जो पार्श्व नीचे की ओर धकेला गया था, AB पहले नीचे की ओर धकेला गया था, आधा घूमने के बाद AB को ऊपर की ओर धकेला जाता है। इस प्रकार कुंडली घूर्णन करती है और हमारा मोटर घूर्णन करता है। और सिमुलेशन की बात करें तो आपको सिमुलेशन भी यहाँ पे एक बहुत सारे इमेजेस हैं, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं अच्छे तरीके से समझने के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि चुंबक मैग्नेटिक फील्ड का लाइन ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन ऐसे है तो और धारा की दिशा ऐसे है, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की ओर लग रहा है और इस पर जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर की ओर लग रहा है, क्योंकि इसमें धारा की दिशा इधर की ओर है, ठीक है। तो आधा घूमने के बाद हम इस विभक्त वलय की बात करें, आधा घूमने के बाद जो ये वाला विभक्त वलय वो इसके संपर्क में आ जाएगा और ये वाला जो विभक्त वलय है वो इसके संपर्क में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके संपर्क में आ जाएगा तो होगा क्या, तो पहले जो इस विभक्त वलय में जो था, इस विभक्त वलय में ये संपर्क में आ जाएगा, तो अब करंट की दिशा इसमें कैसे हो जाएगी, इधर की ओर हो जाएगी। और ये वाला जो विभक्त वलय इधर जाने के बाद जो होगा तो इसमें करंट की दिशा इधर की ओर जाएगी। तो मतलब जो ये सिरा है, ये जो सिरा है इस पर अभी फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, आधा घूमने के बाद ये सिरा इधर की ओर आ जाएगा और इस पर उसके बाद इधर की ओर ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार सिमुलेशन की बात करें तो हम लोगों ने जैसा प्रॉमिस किया आपको एक सिमुलेशन ज़रूर दिखाएंगे, ठीक है। सिमुलेशन की बात करें, देखिए ये रहा हमारा सिमुलेशन, ठीक है। सिमुलेशन ये है, ये देखिए ये है विभक्त वलय, जो कि अपने कॉन्टैक्ट को देखेंगे तो एक बार यहाँ पे देखिएगा, एक विभक्त वलय पे ध्यान दीजिएगा जिस साइड स्टार बना है, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाइए, ये जो है ये जो स्टार बना है इस पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये घूम रहा है इसीलिए नहीं रोक नहीं सकते, ये जो स्टार बना है उस पे ध्यान दीजिएगा, उसका विभक्त वलय ये है ना, ये वाला विभक्त वलय ना। आप एक बार देखिए ये विभक्त वलय यहाँ पे इसके कॉन्टैक्ट में है, एक बार ध्यान से देखते हैं, ये जो स्टार बना है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो आप देखेंगे ये वाला विभक्त वाला एक बार इसके कांटेक्ट में रहेगा, फिर इस ब्रूस के कांटेक्ट में रहेगा, ये ब्रूस ही है, ठीक है, ब्लैक कलर वाला। तो इससे धारा की दिशा बदलती है, जिससे फोर्स बदलता है। इस पे पहले फोर्स ऊपर की ओर लगा था और यही इसी पे फोर्स आधा घूमने के बाद फोर्स की दिशा बदल जाती है। इसी प्रकार हमारा जो मोटर है वो घूर्णन करता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने भी लास्ट तक वीडियो को देखा। आशा करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि सर हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया, या तो आप रेड हार्ट स्पैम कर दीजिएगा ताकि हमें पता चल सके कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो चलिए आज का डिस्कशन यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। डिस्कशन समाप्त करने से पहले बता दें कि आप इसके बारे में एक बार ध्यान से सोचिएगा। अगर जहाँ पे भी आपको डाउट रहा है तो आप एक बार लेक्चर को दोबारा देखिएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। हम लोगों ने हर एक चीज़ को कवर करने का कोशिश किया है। तो चलिए, धन्यवाद, टाटा, बाय।